Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 वर्ल्ड डीकोलोनाइजेशन इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट नंबर 1। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश एंड टर्की वर डिफीटेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन और टर्की हार गए? तो कौन का जवाब है जर्मनी। जर्मनी और टर्की डिफीट हुए थे। अगला सवाल है, इन 1935 डैश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। 1935 में इंडिया से कौन सा देश अलग हुआ, सेपरेट हुआ? जवाब है म्यांमार। इसके बाद अगला है, इन 1947 फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ डैश वॉज हेल्ड। इसका जवाब है एशियन। अगला सवाल है, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम ग्रुप बी एंड राइट द करेक्टेड वन। तो इसमें जो इनकरेक्ट पेयर है वो मैनचेस्टर है, जिसका एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ था, जबकि उसका जवाब है द फिफ्थ पैन अफ्रीकन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज करेक्ट रीजन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखा है, इन चार में से कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन अफ्रीका वर मोर इंटेंसिफाइड। उसका जवाब है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच बिगेन टू गिव सम राइट्स टू द पीपल इन देयर कॉलोनीज। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, राइट शॉर्ट नोट्स। पहला है बांडंग कॉन्फ्रेंस या बांडुंग कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 73 और 74 पे। तो आइए, और दूसरा सवाल भी देखिए, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ये भी पेज नंबर 74 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 3 का 2 दोनों ही एक साथ करते हैं, फिर अगले सवाल पे आते हैं। तो आइए चलते हैं पेज नंबर 73 पे और 74 पे। देखिए, ये तीसरे का पहला, बांडुंग कॉन्फ्रेंस या बांडंग कॉन्फ्रेंस। इंडिया कॉल्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज इन 1947। इंडिया में 1947 में एशियन कंट्रीज की पहली कॉन्फ्रेंस की गई। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 25 एशियन कंट्रीज वर प्रेजेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस। लगभग 20 देशों से, 20 एशिया के देशों से लोग इस कॉन्फ्रेंस को आके अटेंड करते हैं या उसके अंदर आए। इन दिस कॉन्फ्रेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन रीजनलिज्म वॉज शेप्ड, यानी एशिया के रीजन के बारे में यहाँ डिसाइड किया गया। द इश्यूज लाइक कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एशियन पीपल, द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ द एशियन कंट्रीज and the need of mutual cooperation among Asian countries were discussed in this conference। ये सारे जो टॉपिक है एशिया के देश से रिलेटेड या देशों से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की जाती है। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज फॉलोड बाय द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड इन 1955 एट बांडंग इन इंडोनेशिया। इसी कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद एक दूसरी कॉन्फ्रेंस 1955 में होती है, जिसमें एशिया और अफ्रीका दोनों ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ की कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि ये इंडोनेशिया बांडंग के अंदर हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है बांडंग कॉन्फ्रेंस। दिस इज नोन एज बांडंग कॉन्फ्रेंस। इन दिस कॉन्फ्रेंस द प्रॉब्लम ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज, यानी अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू फोकस ऑन वर्ल्ड पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, और वर्ल्ड पीस और म्यूचुअल कोऑपरेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, ये तय किया जाता है। अगला सवाल था हमारा, उसका आंसर यहाँ पे है थर्ड का सेकंड। इसमें यहाँ से लिखना है, H.S. विलियम्स वॉज द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अफ्रीकन यूनिटी के बारे में सोचने वाले पहले इंसान थे H.S. विलियम्स। ही फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन वाइल इन लंदन। जब वो लंदन में थे तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था अफ्रीकन एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम पड़ा पैन अफ्रीकन एसोसिएशन। He organized its first conference in 1900, यानी 1900 में इनकी पहली कॉन्फ्रेंस होती है। W.E.B. Du Bois, एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट नाम है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, यानी अमेरिका के सोशियोलॉजिस्ट थे लेकिन इनका ओरिजिन अफ्रीका का था, वॉज प्रेजेंट इन दिस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में वो भी थे। इन 1919 अ सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ अफ्रीकन लीडर्स एंड थिंकर्स वॉज हेल्ड एट पेरिस। बाद में एक और अफ्रीकन लीडर्स और थिंकर्स की कॉन्फ्रेंस होती है पेरिस के अंदर, जिसका नाम पड़ता है पैन अफ्रीकन कांग्रेस। देयर आफ्टर W.E.B. Du Bois एंड हिज एसोसिएट्स, उसके बाद W.E.B. Du Bois और उनके साथी मिलकर कॉल्ड अ सीरीज ऑफ पैन अफ्रीकन कांग्रेस, एक के बाद एक पैन अफ्रीकन कांग्रेस बुलाते हैं अलग अलग जगहों पे, एट वेरियस प्लेसेस।
दिस रिजल्टेड इन द आइडिया ऑफ पैन अफ्रीकन यूनिटी टेकिंग डीप रूट्स इन अफ्रीका, जिससे पैन अफ्रीकन यूनिटी काफ़ी एक आइडिया मिलता है, वो डीप रूट होती है, मतलब जोर पकड़ती है और गहरी होते जाती है। द फिफ्थ पैन अफ्रीकन कांग्रेस हेल्ड एट मैनचेस्टर इन 1945, पांचवी पैन अफ्रीकन कांग्रेस मैनचेस्टर में 1945 में होती है, बाय पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन लिविंग इन मैनचेस्टर। वहाँ पे कौन लोग आते हैं? जो मैनचेस्टर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, वो लोग इसके अंदर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। नंबर 1, देयर वर 3 वॉर्स फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड म्यांमार, ब्रिटिश और म्यांमार के बीच में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पेज नंबर 73 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 73 पर जाते हैं और इसका आंसर फोर्थ का फर्स्ट, देखिए यहाँ से लिखना है। इन 1599 द पोर्तुगीज डिफीटेड द किंग ऑफ वन ऑफ द किंगडम्स इन म्यांमार, यानी पोर्तुगीज के लोग म्यांमार के राजा को डिफीट करते हैं। हाउएवर इन 1611 वेरियस डायनेस्टीज रूलिंग इन म्यांमार गॉट टुगेदर, बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज एक साथ आ जाती है, डिफीटेड द पोर्तुगीज, और फिर वो पोर्तुगीज को हरा देती है, एंड अमलगमेटेड देयर किंगडम, और अपने किंगडम वापस हासिल कर लेती है, बांट लेती है। यूनाइटेड म्यांमार एडॉप्टेड एन एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, उसके बाद ये जो म्यांमार यूनाइट हुआ था वो एक्सपांड करने के लिए अपनी पॉलिसी तैयार करता है कि म्यांमार को और एक्सपांड करेंगे, एंड कॉन्कर्ड मणिपुर एंड आसाम, और मणिपुर और आसाम पे कब्जा कर लेता है। इट मीन दैट द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी वॉज अंडर थ्रेट ऑफ बीइंग इन्वेडेड, यानी अब क्या हुआ, क्योंकि मणिपुर और आसाम कब्जे में गया, उस जमाने में ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश को खतरा हो जाता है कि ब्रिटिश की जो इंडिया में टेरिटरी है वहाँ पे हमले हो रहे हैं या वो कब्जे में जा रहे हैं। अ सिचुएशन दैट कॉज 3 वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड म्यांमार, जिसकी वजह से ब्रिटिश और म्यांमार के बीच में 3 लड़ाई हो जाती है। द फर्स्ट वॉर इन 1826 वॉज वॉन बाय द ब्रिटिश, पहली लड़ाई 1826 में होती है जो ब्रिटिश जीत जाते हैं, एंड दे टुक ओवर आसाम एंड मणिपुर, और आसाम और मणिपुर उनको मिल जाता है। दे ऑल्सो डिफीटेड म्यांमार इन द सेकेंड वॉर, दूसरी लड़ाई में भी म्यांमार को हरा देते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम द फ्रेंच हैड टेकन ओवर द रीजन ऑफ अपन बर्मा, उसी तरह उसी टाइम पे फ्रांस जो इंडिया में थे उस वक्त प्रेजेंट, वो अपर बर्मा पे कब्जा कर लेते हैं, जो म्यांमार ही, बर्मा म्यांमार एक ही देश है। इन द थर्ड वॉर द ब्रिटिश वॉन दिस रीजन टू, थर्ड वॉर में ब्रिटिश इन इलाकों को भी जीत जाते हैं, देयर बाय रूलिंग ओवर एंटायर म्यांमार, और इस तरह ब्रिटिश का राज म्यांमार पे पूरी तरह से हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो भी देख लेते हैं। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एन एनवायरमेंट इन विच द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन गेन स्पीड, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट बना जहाँ पे डीकोलोनाइजेशन के सोच ने क्या किया, जन्म लिया, तेजी पकड़ी। यानी डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या, जो देश अपने से कमजोर देश पे कब्जा जमा के बैठे थे या उसे कॉलोनी बना के बैठे थे, अब वो उसको आज़ाद करने लगे। इसका आंसर है पेज नंबर 75 पे, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट इन विच द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन गेन मोमेंटम, यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई और डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस जोर पकड़ने लगा, मोमेंटम मतलब स्पीड अप हुआ। द एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स वर फिल्ड विद अ हाइटेंड स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एशिया और अफ्रीका के अंदर ऐसे कई देश थे जहां आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी। द अवेयरनेस अबाउट दीज मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली, इसकी खबर तेजी से फैली। मैनी कंट्रीज इन बोथ कॉन्टिनेंट्स ऑब्टेन देयर फ्रीडम, बहुत सारी कंट्रीज दोनों ही कॉन्टिनेंट में आज़ाद हुई, उनको इंडिपेंडेंस मिला। However, development in these countries were also being watched by America and Russia. अमेरिका और रशिया भी इन देशों के डेवलपमेंट पे नजर रखा हुआ था, जो कि उस जमाने में सुपर पावर्स थे। एंड ईच ऑफ देम वाज ट्राइंग टू अट्रैक्ट मैक्सिमम कंट्रीज ऑन इट्स साइड, और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री हमारी तरफ आ जाए, जिसकी वजह से दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन बन गया। खैर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुई, लेकिन जो टेंस सिचुएशन था उसको कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, जो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और टेक्स्ट बुक मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।